आज का लेक्चर हमारा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं हम और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डिस्कस किया है इस यूनिट के अंदर। जो डेफिनेशंस जितनी भी आती हैं वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से हमारा मेटल है और वो मेटल हमारे लिगेंड्स के साथ जुड़ता है, किस तरीके से हमारे लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं और फिर हमारा सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता है उनके साथ। वो हमने डिस्कस करना है यहां पे। तो टॉपिक का नाम आपको डालना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए 3 थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, इसका एक और पार्ट बनेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आज शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी इन 1931। और देने का कारण क्या था, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये बताना चाहते थे कि कैसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931 टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले आप इन पोस्टुलेट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इन पोस्टुलेट्स को उन एग्जांपल्स में डालेंगे और फिर हम क्लियर करेंगे अपने इन पोस्टुलेट्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पोस्टुलेट्स देखना। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड A coordination compound is formed by donation of electron pair by ligand to the central metal atom। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि हमारे यहां पे इलेक्ट्रॉन जो डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे यहां इलेक्ट्रॉन डोनर जितने भी हैं वो हमारे लिगेंड्स हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर जो भी हैं वो हमारे लिगेंड्स होते हैं। और हमने कहा कि एक डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर ही है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम वो वाला इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लिगेंड वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ठीक है, हमने ऐसा इससे पहले बड़ी बार पढ़ा। एक मेटल है, मेटल के साथ आप क्या कर दीजिए, लिगेंड जोड़ दीजिए। आप लिगेंड 6 लिगेंड जोड़ दीजिए। तो ये हम 6 लिगेंड जोड़ रहे हैं एक मेटल एटम के साथ, 3। उसके बाद हमारा ये 4th वन, ये 5th वन और यहां आप 6th वन लगा लीजिए। तो ये हमारा लिगेंड है। एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तभी वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और तभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तभी बनता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, तभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। लिगेंड जितने भी हैं वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना कि सिंगल या ऑड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्ड होता है वो तभी फॉर्म्ड होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ईच लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन देगा जो सेंट्रल मेटल एटम को। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उस सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन कहां लेगा, कहां रखेगा। तो सेकंड पॉइंट ये था कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। और ये होता भी है कि डी ऑर्बिटल में एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम
shows hybridization। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम शो करता है। सेंट्रल एटम शो हाइब्रिडाइजेशन करेगा टू मेक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक डी ऑर्बिटल है और डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। हमारा डी ऑर्बिटल है, उसके बाद हम बोलते हैं जी हमारा 1 2 3 4 5। हमारा ये एस ऑर्बिटल है और हमारा ये पी ऑर्बिटल है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिटेल में। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारा ये डी ऑर्बिटल भरा हुआ है। हमारा ये डी ऑर्बिटल इस तरीके से भरा हुआ है। ये देखिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां आप एक इलेक्ट्रॉन रखिए और आप यहां भी एक इलेक्ट्रॉन रखिए। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या करना है? देखिए, एम्प्टी ऑर्बिटल कितने? 1 2 3 4। ठीक है। हमने 6 लिगेंड लगाए हैं और 6 लिगेंड जो हमने लगाए हैं, 6 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? एक लिगेंड एक पेयर देता है। एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 6 लिगेंड कितने देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए? 6 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली हैं? एक ऑर्बिटल ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 ऑर्बिटल खाली हैं। दैट इज वाई होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होता है? हम ऑर्बिटल वैकेंट करते हैं। ऐसा क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगी? हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या होने वाला है। और हाइब्रिडाइजेशन होने से वैकेंट ऑर्बिटल बनते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे तो हम क्या करेंगे? खाली, अब ऑर्बिटल 3 थे, 4 थे, 2 ऑर्बिटल और चाहिए थे, तो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होगा, जिससे क्या होने वाला है? वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे और उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल में हम वो जो लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन वहां पे डालेंगे। मैं जब एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये 4th पॉइंट भी यहीं से डिस्कस होने वाला है। देखिए, सम टाइम बिफोर हाइब्रिडाइजेशन electron in d orbital of central metal atom get paired up to make available empty orbital show particular type of hybridization। अब यहां ऑर्बिटल खाली थे 4, हमें चाहिए थे ऑर्बिटल खाली कितने? 6, क्योंकि 6 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, यहां चला जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यहां पेयरिंग हो गई। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, यहां आ जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यहां पेयरिंग हो गई। तो किसी जगह हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाएंगे और एम्प्टी ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब देखिए कितने ऑर्बिटल डी के खाली हैं? 2, तो डी के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, एस का 1 ऑर्बिटल खाली है और पी के 1 2 3, पी के 3 ऑर्बिटल खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन हुई ना D2sp3। ये मैं आपको एग्जांपल से सारी की सारी चीजें डिस्कस करवाऊंगा। आप पॉइंट्स जरा देखिए। उसके बाद ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पे हमने 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस यहां डिस्कस करने हैं। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। क्लियर है आपको? आइए कुछ एग्जांपल में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को लेके कुछ 2-3 एग्जांपल्स में आपके सामने डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहां पे एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं ये वाला हिस्सा। चलिए अब जरा देखिए, उन पॉइंट्स को भी साथ में समझेंगे। एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने मैं लेता हूं, वो कॉम्प्लेक्स है हमारा FeCN6 और उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। FeCN6 3 नेगेटिव। और मैं कहता हूं कि इसमें आपको पता करना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है
और इसमें आपको पता करना है इस कंप्लेक्स का नेचर क्या है। दो चीजें पता करनी है, एक आपको पता करना है हाइब्रिडाइजेशन इस कंप्लेक्स की, और सेकंड चीज आपको पता करनी है इस कंप्लेक्स का नेचर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, या क्या नेचर है इस कंप्लेक्स का। तो सबसे पहले हमें जानना है इसमें सेंट्रल एटम कौन सा। तो आप बोलिए आयरन सेंट्रल एटम है, तो आयरन की हाइब्रिडाइजेशन होगी। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है 26, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे, आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपने पढ़ी है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां ऑर्गन लिखा 18 क्लियर है, 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन हो गई। ऑर्गन के बाद आप लिख सकते हैं 3d6 4s2, 18 और ये 2 कितना हो गया 20 और 6 कितना हो गया 26। ठीक है, ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s2। याद रखिए इसके बाद एक और ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है 4p, और 4p में क्या इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको वो भी मेंशन कर देना है 4p0। ऑर्गन 3d6 4, ऑर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए वो 18 हो जाएगा, 18 के बाद ये 24 25 26। ठीक है, अब जरा जानते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप निकालिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, आप अपना मेथड लगाइए, मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूं। एक साइनाइड के ऊपर -1, 6 साइनाइड हैं तो 6 साइनाइड के ऊपर -6 से -3 बचा, ओवरऑल कितना माइनस चला गया 3 माइनस चला गया। 3 माइनस को कितने प्लस ने खत्म किया होगा 3 प्लस ने खत्म किया होगा। इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की +3 है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के हमने रखी है। अब जरा लिखते हैं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो आयरन की वो बॉक्सेस वाली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एक बार। आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, पीछे आर्गन लिखना है। अब उसके बाद क्या है 3d, आपको लिखना है d ऑर्बिटल क्या है, d ऑर्बिटल हमारे ये होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, तो नीचे आपको मेंशन कर देना है 3d। उसके बाद आपको लिखना है 4s का एक ऑर्बिटल है, आपको मेंशन करना है दिस इज 4s। उसके बाद आपको लिखना है 4p, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको मेंशन करना है नीचे 4p। अब आपको देखना है कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वही रूल लगाइए 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आपने s में भी डाल दिए, और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको देखना है यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली +3, तो आपको आयरन +3 वाला लिखना है Fe3+। अब Fe3+ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। अब जरा देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, यहां पे 3, तो हमें फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, वही ऑर्बिटल डालने पड़ेंगे, वही सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा। हम दोबारा से लिखते हैं, यहां पे 4p वाला ऑर्बिटल है, यहां 4s वाला ऑर्बिटल है, और ये हमारा आपके सामने 3d वाला ऑर्बिटल है। 3d वाले ऑर्बिटल डालें। अब हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि बाहर वाली शेल है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d वाला जाएगा। तो वही किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन 3d वाला गया और 4s से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। यही बात हुई, हमने यही किया। अच्छा, अब देखिए, अब जरा सोचिए, एक बार जरा सोचिए कि होने वाला यहां पे क्या है। ठीक है, अब यहां पे होने वाला है, अब मैं आपको एक पॉइंट समझाया था, सम टाइम बिफोर हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप, पेयर हो जाएंगे। अभी कोई पेयरिंग नहीं है, अभी सिंगल सिंगल है। पेयर्ड अप टू मेक अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल, पेयर होंगे, और जैसे पेयर होंगे तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा ना, अवेलेबल हो जाएगा एम्प्टी ऑर्बिटल। किसके लिए, लिगेंड्स के लिए, कि लिगेंड्स आए और यहां इलेक्ट्रॉन दें। अगर आपके मन में यह आशंका है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने सर निकाला, ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं, पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
आपको पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये यहीं रखिए, आप पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। मैंने पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। मोreover इन सब की ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, किसी को भी आप निकाल सकते हैं। निकाल दिया मैंने। अब जरा देखिए, सम टाइम बिफोर, सम टाइम हाइब्रिडाइजेशन, अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, लेकिन ये हर एक केस में नहीं होते। सम टाइम वर्ड याद रखिए, किसी टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा कहां होगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया जाएगा कंप्लीटली कि वो कौन सा वक्त होगा जहां पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कभी नहीं होती है, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो हम पेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने लिख देते हैं। तो पेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जरा ये मैं रब कर देता हूं स्पेस कम होने के कारण। तो मैं क्या करता हूं, ये आपके सामने 3D लिख रहा हूं, ये 4s लिख रहा हूं और ये 4p वाला ऑर्बिटल लिख रहा हूं। क्लियर है। इसके कितने ऑर्बिटल हैं, इसके हमारे 5 ऑर्बिटल हैं। अब ये 4s है, ये 4p है और ये 3d है। अच्छा देखिए आप पेयरिंग, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां था जैसा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ पेयरिंग हो गई पेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन जहां था वहां का वहां, ये एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला ही रह गया है। क्लियर है यहां तक। तो हमने पेयरिंग भी करवाई, पेयरिंग कंप्लीट है आपकी, पेयरिंग भी हमने करवा दी। अब जरा देखिए कंप्लेक्स क्या बनना चाहता है, कंप्लेक्स क्या बनना चाहता है, कंप्लेक्स बनना चाहता है किस शक्ल में, FeCN6 नेगेटिव, ये कंप्लेक्स बनना चाहता है। तो कंप्लेक्स में कितने साइनाइड हैं, 6 साइनाइड हैं। एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक मोनोडेंडेट लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। यही बात है, क्या आपके सामने 6 ऑर्बिटल खाली हैं, जरा देख के बताएंगे आप। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल खाली हैं। एक साइनाइड ने यहां पे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइनाइड ने भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे साइनाइड ने भी 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे साइनाइड ने भी 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें ने भी 2 इलेक्ट्रॉन और छठे ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब जरा देखिए ये डी का ऑर्बिटल है ना, डी का ऑर्बिटल, ये है हमारे डी का ऑर्बिटल। ठीक है, डी के ऑर्बिटल कितने हैं आप खुद सोचिए, डी के ऑर्बिटल कितने हैं जरा देख के बताइए। डी के 2 ऑर्बिटल है तो आप लिखेंगे D2, एस का एक ऑर्बिटल है तो आप लिखेंगे एस, और पी के कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो पी के ऊपर लिखेंगे 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहां पे। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन देते हैं लीगेंड, डोनेट करते हैं और लीगेंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर था, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, वो भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 ये था कि सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, हाइब्रिडाइजेशन करके वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनाता है उसमें वो क्या करता है, मतलब अलग अलग जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अगर 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 5 जुड़ेंगे तो आपको 6 जुड़ेंगे तो देख लीजिए sp3d2 होगी। उसके बाद मैंने कहा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले कहीं किसी समय में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल मिल जाए हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई, D2sp3। तो हमारा कंप्लेक्स क्या होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंप्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो जी हमारा कंप्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। अब नेचर कैसे डिस्कस करेंगे वो चीज याद रखिए। अगर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाएंगे d ऑर्बिटल में तो वो उसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो वो वाला कंप्लेक्स हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऐसे कंप्लेक्स का नेचर क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहली एग्जांपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो एग्जांपल नंबर 2 है COCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, ये हेक्सासाइनो
हेक्सासाइनो कोबाल्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, हम देखते हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है और हमारा कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, ठीक है। जरा ये देखते हैं। तो हमारा सेंट्रल एटम क्या है, हमारा सेंट्रल एटम यहां पे कोबाल्ट है, तो हम कोबाल्ट लिखेंगे अपना सेंट्रल मेटल एटम। जरा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन, कोबाल्ट 327 है। अगर आयरन 3d6 था तो कोबाल्ट 3d7 होगा, और साथ में 4s2, और 4s2 के बाद 4p, और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। जरा आप बताइए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकाल के आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट लगाइए। x कितने साइनाइड हैं, 6, और हर साइनाइड की -1 चार्ज, आगे चार्ज कितना है -3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर, x -6 इज इक्वल टू -3, x बाहर ले जाइए, प्लस को आगे ले जाइए तो +6 x की आई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये मैंने निकाल के आपको बताया हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कोबाल्ट +3 में है। अब हम लिखते हैं कोबाल्ट की यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही जो हम इससे पहले बॉक्सेस वाली लिख रहे थे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं। यह है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद 3d ऑर्बिटल आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 3d ऑर्बिटल हैं। 3d के बाद आप लिखेंगे 4s ऑर्बिटल, 4s के बाद आप लिखेंगे 4p ऑर्बिटल, ये है। अब हमारा कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने डाल दिए, और p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोबाल्ट +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जरा आप वो बता दीजिए। तो कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 2 यहां से कम होंगे, 1 यहां से कम होगा, तो हमने कर दिए कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन कम। मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं d ऑर्बिटल, मैं आपके सामने s ऑर्बिटल, मैं आपके सामने p ऑर्बिटल ड्रा कर रहा हूं। अच्छा, कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 2 यहां से कर दिए, 1 यहां से कर दिया, तो कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा ये देखिए, यही होने वाली है, 2 यहां से कम, 1 यहां से कम, तो ये कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले यहां भी क्या होगा, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले देखिए हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड हैं। हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब 6 लिगेंड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6। इन शॉर्ट, अगर 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली हैं। दैट इज वाई होगा यहां पे क्या, अगर हमें COCN6 बनाना है तो यहां होगा पेयरिंग। और पेयरिंग कैसे होगी, जरा देख लीजिए एक बार मेरे साथ, फिर से एक बार, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पहले। यहां होगी पेयरिंग, तो दोबारा से हम करते हैं पेयरिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई मसला नहीं। ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला आएगा यहां पे पेयरिंग करने के लिए। ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला आया यहां पे पेयरिंग करने के। देखिए 2 3 4 5 6, और यहां भी 6, पेयरिंग हो गई है। अब जरा देखिए 6 ऑर्बिटल खाली हुए, 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल खाली हैं। इसका मतलब इन 6 ऑर्बिटल में 6 साइनाइड आके अपने इलेक्ट्रॉन देगा। एक साइनाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 साइनाइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 12। तो 1 2, एक साइनाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे साइनाइड ने 2 दिए, तीसरे साइनाइड ने 2 दिए, फोर्थ वन ने 2 दिए, फिफ्थ वन ने 2 दिए, और सिक्स्थ वन ने भी 2 दिए। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ये D का है तो D के 2 हैं, S का 1 है और P के 3 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका नेचर बता सकते हैं आप, देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेचर क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा डायामैग्नेटिक इन नेचर है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर था। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। आइए थर्ड एग्जांपल आपके सामने लेके आए हैं हम, वो है CO, कोबाल्ट है, लेकिन यहां पे अब साइनाइड की जगह फ्लोरीन ले लिया, COF6 3 नेगेटिव।
तो हम कहते हैं कि यहां आप मुझे बताइए कंप्लेक्स का नेचर क्या है और कंप्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। आपको दोबारा से कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखी हुई है कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया 27 एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जरा वो बता दीजिए। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2 और 4p0, ठीक है। अगर और बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, 4p के बाद 4d भी आता है, ठीक है। 4p 4s 4p 4d, और आप ये जानते हैं कि 4s 4p 4d भी होता है, तो 4d भी लिख सकते हैं आप आराम से, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, दैट इज वाई हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा कोबाल्ट की बॉक्सेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आराम से हम बॉक्सेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कोबाल्ट की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, एटॉमिक नंबर 27। सबसे पहले आर्गन है तो आपको आर्गन लिखना है, आर्गन के बाद 3d है तो आपको ये बनाया मैंने 3d ऑर्बिटल, क्लियर। उसके बाद 4s है तो ये बनाया मैंने 4s, 4s के बाद 4p है तो ये बनाया मैंने 4p, 4p के बाद 4d है तो ये बनाया मैंने 4d ऑर्बिटल, ये बनाया मैंने 3d ऑर्बिटल, क्लियर है। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप खुद बताइए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। जरा यहां देख के बता सकते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट। 6 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन के ऊपर -1, 6 फ्लोरीन के ऊपर -6, ठीक है। 6 फ्लोरीन के ऊपर -6 है, -3 बचा, कितना माइनस खत्म हो गया, 3 माइनस को खत्म करने के लिए +3 होगा। अगर नहीं समझ आया तो ये देखिए, कोबाल्ट 1 + 2 + 3 प्लस फ्लोरीन के ऊपर 1 - 2 - 3 4 5 6, इन 3 प्लस ने इन 3 माइनस को खत्म किया, कितना माइनस बचा, 3 माइनस, यही 3 माइनस यहां पे है, तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमें कोबाल्ट +3 वाले लिखना है, मतलब कोबाल्ट से कितने इलेक्ट्रॉन खत्म करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन खत्म करने हैं। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन को वहां से करेंगे खत्म। तो हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन को खत्म करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग वाला चला जाएगा यहां से, तो वही किया हमने। देखिए जरा क्या किया, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग वाला है, यहां दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म किया, 2 यहां से खत्म किए, 3 इलेक्ट्रॉन हमने खत्म कर दिए। चलिए जी, अब ये हमने लिखा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। लेकिन अब यहां पे एक बात सोचने की है, ये लिगेंड साइनाइड था तभी वहां पे पेयरिंग हो रही थी, लेकिन ये लिगेंड फ्लोरो है, F-, फ्लोरो के केस में पेयरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा कि क्या ऐसा कारण है, एक सीरीज बताऊंगा, जिस सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो कि पेयरिंग करवाते हैं, जिसमें हमारा साइनाइड होगा, ठीक है, वो कार्बोनाइल होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं जो कि पेयरिंग करवाते हैं। लेकिन कुछ लिगेंड हैलोजन होंगे, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जो कि पेयरिंग नहीं करवाते। तो ये फ्लोरो कभी भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, यहां पेयरिंग नहीं होने वाली। इसका मतलब यहां अगर पेयरिंग नहीं होगी तो यहां क्या होगा सर, ऑर्बिटल नहीं बनेंगे क्या, ऑर्बिटल तो अभी भी खाली हैं, लेकिन अब बाहर वाला 4d यूज होगा, पहले 3d यूज हो रहा था, अब 4d यूज होने वाला है। तो देखिए कितने फ्लोरीन हैं, 6 फ्लोरीन हैं, 6 फ्लोरीन के लिए कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 चाहिए, क्या 6 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। इस 1 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 फ्लोरीन 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, और इन्हीं 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन आके रहेंगे। ये देखिए आपके सामने s है, तो सबसे पहले आपको लिखना है s। p के कितने हैं, p के 3 हैं, और d के कितने हैं, d के 2 हैं। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने से हमारा कंप्लेक्स अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। हमने पढ़ा है कि अगर sp3d2 हो या d2sp3 हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ही कंप्लेक्स बनता है। लेकिन नेचर देखेंगे आप, 1 2 3 4 इतने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ये वाला कंप्लेक्स बहुत ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक कंप्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का कंप्लेक्स होगा। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस आज जो हमने डिस्कस किया, इसी को एक्सटेंड करेंगे और बताएंगे कि कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और उन कंप्लेक्सेस से हम कुछ और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स सीखेंगे। और उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कंप्लेक्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।